किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो सबसे पहले तो उनकी ये गलती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात खराब थे। ये बिल्कुल बकवास बात है। कोई आर्थिक हालत खराब नहीं। 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने जो है कि मेंटेनेंस और किराए में दे रहे हैं, तो उनकी हालत खराब कहाँ से हो गई है? तो रिकॉर्ड दिखवाया तो सेम आधार कार्ड पे इसने रेंट एग्रीमेंट उसका भी कर रखा है 2 साल से। अच्छा, मतलब वो भी रेंट पे है? हाँ, वो भी दोनों फ्लैट रेंट पे है। बिल्कुल हमारे मेंटेनेंस में 1 रुपया इनका बकाया नहीं है दोनों फ्लैटों का। दैट मीन्स दे आर सेटल। एक्चुअली वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास टाइप के ही लोग हैं। ये इनके फाइनेंशियल हालत ठीक गड़बड़ नहीं है। ठीक है। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी की दर्दनाक मौत के बाद आज भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चियों के पिता चेतन कुमार या उसकी पत्नी सुजाता, हीना या टीना को ही मालूम है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। पिता चेतन ने बताया पहले कि कोरियन टास्क बेस्ड गेम की लत में थी बच्चियां। पुलिस ने शाम होते होते इसे गलत साबित कर दिया। पुलिस ने कहा कि जांच में कोरियन कल्चर से जरूर प्रभावित पाई गई हैं बच्चियां, लेकिन टास्क बेस्ड कोई गेम का चक्कर नहीं मिला। पिता चेतन ने पुलिस को बताया कि आर्थिक हालात घर के ठीक नहीं थे, इसीलिए बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेकिन आर्थिक हालात के अब अलग ही सबूत सामने आ रहे हैं, जिनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आर्थिक हालात चेतन कुमार की खराब थी। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे चेतन कुमार के इस दावे में कितनी सच्चाई है और लोग क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। शुरू से ही बच्चियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर चेतन कुमार यानी कि उनके पिता ने कहा कि परिवार की आर्थिक हालत जो है वो खराब थी, जिसकी वजह से बच्चियों का स्कूल छुड़वा दिया। शुरुआती जांच से पुलिस ने इतना बताया, ये जो बच्चियां थी ये पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। जब बात कर्जे की हुई तो चेतन कुमार ने दरवाजे के पीछे से अपने ऊपर लग रहे 2 करोड़ के कर्जे को सिरे से खारिज किया और बताया कि 2 करोड़ का तो नहीं, लेकिन 10-20 लाख का कर्जा तो सभी पर होता है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी, और बाकी के कर्ज वगैरह देखो दुनिया बता, लेकिन 2 करोड़ वगैरह का कुछ नहीं है कर्ज पर। ठीक है, बाकी कर्जा वगैरह 10-20 लाख का सबको होता है जी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जायज बात है कि आज के ईएमआई के दौर में कर्जा हो सकता है, लेकिन गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में जहां 3 BHK फ्लैट है उसे रेंट पर लिया हुआ है, इसी सोसाइटी में अलग टावर में एक दूसरे फ्लैट को भी रेंट पर चेतन कुमार ने लिया हुआ था। और इसकी जानकारी खुद सोसाइटी एसोसिएशन के चीफ जय ठाकुर को बाद में मालूम हुई, जब उनके आदमियों ने बताया कि भैया ये तो रिचार्ज कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ 2 फ्लैट्स हैं। 2 फ्लैट्स हैं इनके। इसकी भी सूचना हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला है, क्योंकि हम तो देखिए हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड में उनका पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट लेकर के उनको हम एंट्री दे देते हैं। जब तक कुछ घटना नहीं घटती हमें कुछ पता नहीं चलता है। B1 907 की घटना घट चुकी थी, तो इसके लिए सब लोग एक्टिव थे। इस बंदे ने परसों या नरसों ये फिर से रिचार्ज करने गया हमारे मेंटेनेंस ऑफिस में। 800 रुपये का इसने रिचार्ज किया। तो मेरा स्टेट मैनेजर मेरे को फ़ोन किया कि सर, जिस घर में ये घटना घटी है वो तो रिचार्ज CTU 403 का करवा रहा है। मेरा मन में शंका पैदा हुआ। मैंने कहा इसकी रिकॉर्ड निकाल के देखो CTU 403 की। तो रिकॉर्ड दिखवाया तो सेम आधार कार्ड पे इसने रेंट एग्रीमेंट उसका भी कर रखा है 2 साल से। अच्छा, मतलब वो भी रेंट पे है? हाँ, वो भी दोनों फ्लैट रेंट पे है। अच्छा, तो उस फ्लैट में आप लोगों ने जाकर छानबीन की कि क्या फ्लैट है, क्यों, कौन रहता है? नहीं, रहता तो यही है, इसी के परिवार रहते हैं। तो जैसा कि हमें आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 बीवियों का हमें तो पहले से पता था, तीसरा बीवी का भी पता चल रहा है। तो हो सकता है किसी को वहाँ रख रहा होगा, 1-2 लोग यहाँ पे होंगे, एक वहाँ होंगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्लैट इसी के नाम से है और आधार कार्ड सेम लगा हुआ है। अगर इतने सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है तो चेतन कुमार एक जिम्मेवार पिता तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेवार पिता होते तो सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजते। तो सबसे बड़ा अपराध तो उनका ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से वंचित रखा। किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो सबसे पहले तो उनकी ये गलती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात खराब थे। ये बिल्कुल बकवास बात है। कोई आर्थिक हालत खराब नहीं। 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने जो है कि मेंटेनेंस और किराए में दे रहे हैं, तो उनकी हालत खराब कहाँ से हो गई है? ये गलत बात है। तो ये हर महीना मेंटेनेंस और पैसा सब टाइम पे आ रहा था? बिल्कुल हमारे मेंटेनेंस में 1 रुपया इनका बकाया नहीं है दोनों फ्लैटों का। दैट मीन्स दे आर सेटल। एक्चुअली वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास टाइप के ही लोग हैं। ये इनके फाइनेंशियल हालत ठीक गड़बड़ नहीं है। ठीक है। तो सोसाइटी एसोसिएशन के चीफ के मुताबिक आर्थिक हालात ठीक ना होने और इसीलिए बच्चों को पढ़ाई से दूर करने का कारण गलत है। अब यहाँ सवाल ये है बड़ा कि आखिर ऐसी बात थी तो चेतन ने बच्चों की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी?
क्यों उन्हें घर बैठा दिया। खैर, जिन लोगों को इस मामले के बारे में अभी तक नहीं पता, उन्हें बताते चलें कि 4 फरवरी को गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से गिरकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह मामला 4 तारीख की सुबह 2 बजे के आसपास का बताया गया। इस पर पहले बच्चियों के पिता चेतन ने बताया ये कोरियन टास्क बेस्ड किसी गेम का चक्कर है, जिसकी वजह से बच्चियां इसमें एडिक्ट हो चुकी थी। लेकिन पुलिस की छानबीन में किसी टास्क बेस्ड गेम का जिक्र नहीं आया, लेकिन कोरियन कल्चर से प्रभावित जरूर पाई गई। अब पुलिस इस मामले में शुरू से हर एंगल की जांच कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ बच्चियों की नानी सुनीता देवी ने इस पूरी घटना पर हैरानी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। अब देखना होगा आगे क्या कुछ इसमें जो है निकल कर आता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।